आज जो मैं आपको वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, ये अ, मेरे दोस्तों के साथ और मेरे साथ पेश आया था। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि मेरा और मेरे 4 दोस्तों का, हम पाँचों का एक ग्रुप है, हम बचपन के मेरे दोस्त हैं। तो ये हमारे साथ वाक़या पेश आया था। आज जो मैं आपको वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे दोस्तों के साथ और मेरे साथ पेश आया था। मैं ये जो वाक़या है, ये 2021 का वाक़या है, 2021 की बकरीद का वाक़या है। अच्छा, हर साल की तरह हम जो पाँचों दोस्त हैं, ये हम बारबेक्यू करते हैं हर बकरीद के थोड़े 1 हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते के बाद ना। 2021 में भी हमने ऐसे ही किया कि हम दोस्तों से मतलब आपस में सबने कोऑर्डिनेशन करके एक दिन डिसाइड कर लिया कि हाँ यार, इस दिन बारबेक्यू पार्टी अरेंज करते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा पहले बताता चलूँ कि मेरे जो 3 दोस्त हैं, वो गुलशन में म्यांमार में रहते हैं, और मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग जो थे वो इधर से जाते हैं। मतलब मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, और मेरा एक और दोस्त है, वो ओल्ड एजिया सोसाइटी, जो जिसको गोलीमार भी कहते हैं, वो वहाँ रहता है। तो हर साल की तरह मैं उसको पिक किया और हम निकल पड़े म्यांमार, गुलशन म्यांमार निकल पड़े। तकरीबन ये कोई रात के 11 बजे, और तो हम लोग वहाँ पहुँच गए, कोई 12 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए। अच्छा, जो बारबेक्यू पार्टी हम रखते हैं, वो जो मेरा एक दोस्त है जो म्यांमार में रहता है, सेक्टर ज़ेड के अंदर। वहाँ पे उसकी हमने छत के ऊपर, हम हर साल वहीं पे पार्टी करते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी हमने वहीं पे पार्टी की, और हम सब जो थे वो वहाँ पे गैदर हो गए, इकट्ठा हो गए वहाँ पे। तो अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ कि मेरा जो दोस्त है जिसके घर पे हम पार्टी करते हैं, इसका अपना रेस्टोरेंट है उसी घर में, जिसकी घर की छत पे हम पार्टी करते हैं। मतलब अ, वो रहता भी वहीं पर है, और उसके ग्राउंड फ्लोर पे उसका रेस्टोरेंट का सेटअप है पूरा प्रॉपर ना। मैं आपको रेस्टोरेंट का नाम मेंशन नहीं करूँगा। तो यही हुआ कि हम वहाँ पे सब मिले, 12 बजे तक हम वहाँ सब आ गए, और हम ऐसी बातें कर रहे थे। तो हमने कहा कि चलो यार, अब बातें हो गई, अब 1 बजने वाला है, तो अपना जो भी अरेंजमेंट्स हैं लाइटिंग के और साउंड के और एक्स-वाई-ज़ेड, वो कर लेते हैं हम। तो हमने कहा कि जिसका घर था, हमने उसको कहा कि यार, तुम एक काम करो, तुम अपना रेस्टोरेंट जाके सँभालो, तुम 2 बजे तक उसको, अपना रेस्टोरेंट जो है वो 2 बजे तक क्लोज़ कर देता है। तो हमने उसको कहा कि यार, तू अपना रेस्टोरेंट 2 बजे तक क्लोज़ करके और हमें आके जॉइन कर लेना ऊपर छत पे। और हम जो बाकी के 4 थे, वो हम ऊपर चले गए कि हमने कहा कि चलो यार, लाइट्स अरेंज कर लेते हैं, और बाकी साउंड और बाकी गोश्त वगैरह जो भी सब करना है, वो हम अरेंज कर लेते हैं चल के। तो हमने ऐसा ही किया कि हमारा जो दोस्त था, वो अपने रेस्टोरेंट में चला गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं 2 बजे तक आता हूँ, और जो है हम बाकी के 4 उसकी छत पे चले गए, हम अपने काम में बिज़ी हो गए। फिर इतने में 2 बज गए, फिर वो हमारा जो दोस्त था, वो भी अपना रेस्टोरेंट क्लोज़ करके उसने भी हमें जॉइन कर लिया ऊपर आके। फिर उसके बाद हमने सब मतलब बारबेक्यू वगैरह किया, खाया-पिया, उसके बाद हमने सब जब करके हम एप्रोक्सिमेटली कोई 4 साढ़े 4 बजे के टाइम हम फ्री हो गए। फिर उसके बाद हम जब फ्री होने के बाद हमने कहा चलो, अब खा पी तो लिया है, अब चलो बैठते हैं, ऐसी थोड़ी बातें-वातें करते हैं, पुरानी बातें। तो हम सब ऐसी बातें करने लगे, अपने पुराने किस्से वगैरह, उस पे हँसी-मज़ाक होना शुरू हो गया। तो इतने में क्या होता है कि एक मेरा एक दोस्त है, वो उठता है और ना ऐसे ही नॉर्मली वॉक करता हुआ जा रहा होता है, और वो अचानक से ज़मीन पे गिरता है। मतलब एक जैसे बंदा बेहोश नहीं होता अचानक से, उसी तरीके का वो अचानक से नीचे गिर के आँखें बंद करके लेट जाता है। हमने कहा, हम समझते कि यार भाई मज़ाक कर रहा है, ये तफ़री कर रहा है। लेकिन उसके पास जो मेरा एक और दोस्त बैठा हुआ होता है, वो बोलता है, नहीं यार, ये वाक़ई में गिरा है और ये वाक़ई में बेहोश है। हम लोग उसके बाद हम जो बाकी के हम 3 होते हैं, हम लोग उठते हैं, हमने कहा यार देखें तो सही इसको हुआ क्या? उसके बाद हम देखते हैं उसको जाके, हम उसके मुँह पे पानी-वानी मारते हैं, उसको उठा के बिठाते हैं। उसके बाद ना वो कुछ बोलता नहीं है, चुप बिल्कुल खामोश बैठा हुआ होता है वो। उसके बाद हम जो हैं वो उठ के वो बैठ जाता है, बस खामोश बैठा होता है वो, हम सब वापसी आके अपनी-अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं, हम हँसी-मज़ाक करने लगते हैं। उसके बाद ना वो अजीब-अजीब सी ना हरकतें शुरू कर देता है, मतलब जैसे पूरी छत पे भागना शुरू कर दिया। और मेरे जिसके घर पे हम होते हैं, इसका घर जो है वो, मतलब जो इसकी छत है ना, उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है, उस पे जाके ये अचानक से मतलब जैसे होता है ना कि आधा अंदर और आधा बाहर, इस तरह से लेट गया उसकी दीवार के ऊपर, उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है उसके ऊपर लटक गया जाके।
तो हम लोग को थोड़ी-सी होती कि अरे कर क्या रहा है ये अजीब ये ऐसा तो है नहीं, ये कर क्या रहा है इस तरह की हरकतें। उसके बाद वो लटकने के बाद खुद ही खड़ा होके और हम सबको देख के और शैतानी हँसी हँसता है। एक दूसरी हँसी नहीं होती तंज़ी हँसी जिसको कहते हैं शैतानी हँसी, वो हँसता है। उसके बाद जो है वो फिर अच्छा जो जिसके घर पे हम पार्टी कर रहे होते हैं, जो ये मेरा दोस्त है, ये बोलता है कि यार मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है और तुम लोग जो हो ना वो इसको पकड़ो। तो हम बोलते हैं क्या हो गया यार? खैर है वो कर रहा होगा अपनी कोई तफरीह वगैरह। बोलते हैं नहीं यार ये सीरियस है इसको थोड़ा पकड़ो जाके। हम बोलते हैं अच्छा चल तू टेंशन नहीं ले हम पकड़ते हैं उसको जाके। हम जो है वो उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा जैसे ही हम उसको पकड़ते हैं ना वो फिर वापसी में उसी कंडीशन में चला जाता है जो बेहोशी की कंडीशन नहीं होती जब वो गिरता है। उसी तरीके से ना कि वो एक गर्दन यूँ करके कभी लटका लेता है, बेहोश हो जाता है और कभी खुद ब खुद आँखें खोल के हम सबको घूर के देख रहा होता है और हँस रहा होता है। उसके बाद जो है जो मेरा जिसके घर पे हम पार्टी कर रहे होते हैं, ये बोलता है कि यार इसको टाइट से पकड़ के रखना और इसको मुझसे दूर रखना। ठीक है, मैं अच्छा हम लोग बोलते हैं कि तुमसे दूर रखना? मैं बोलता हूँ यार ये क्या सीन है, तुमसे क्यों दूर रखना? बोलता है यार इतना समझ लो कि उस फिर वो हमें ना थोड़ी-सी उसी वक़्त थोड़ा-सा ना बताता है कि यार मेरी छत के ऊपर कुछ असरात हैं और जो असरात मेरे ऊपर भी हैं। हम लोग को थोड़ी-सी वो होती है कि यार ये तो अब सीरियस होता जा रहा है मामला। उसके बाद बोलता है कि यार एक काम करो, इसको टाइट से पकड़ के रखो और आस-पास ना हम बारबेक्यू से फ्री हुए होते हैं तो सब सीखें और बर्तन वगैरह ना सब वहीं रखे हुए होते हैं। बोलते हैं यार वो मेरा दोस्त बोलता है कि यार इसको टाइट से पकड़ के रखना और जो सीखें हैं ना, इसको इससे दूर रखना और इसको मुझसे भी दूर रखो। हम बोलते हैं अच्छा चल सही है, बोलता है यार मैं तुम लोग को बाद में सारी कहानी बताता हूँ, बस अभी जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जब हम उसको पकड़े हुए होते हैं ना तो हमें ना मतलब ऐसा लग अच्छा हाँ, जो मेरा दोस्त है जिसको बस जिन आता है, वो कोई इतना कोई मतलब लंबा-चौड़ा नहीं है, नॉर्मल सा है, उसकी सेहत भी नॉर्मल है, लेकिन जब हम उसको पकड़े हुए वो हमसे जिस तरह हाथ छुड़ा रहा होता है ना, आप बिलीव मी आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा लग रहा होता है कि यार कोई 10-15 लोगों की जान उसके अंदर आ गई है। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ होता है उस टाइम पे। एक तरफ से उसको मैं पकड़ा हुआ होता हूँ और एक तरफ से मेरा एक और दोस्त पकड़ा होता है। हम उसको बिल्कुल ही टाइट से ना बिल्कुल टाइट से उसके बाजू से दोनों बाजू से उसको पकड़े हुए होते हैं और हम उसको बिल्कुल दूर लेके खड़े होते हैं। इतनी देर में मेरा एक जिसके घर पे हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं, वो दोस्त बोलता है कि यार इसके ऊपर वही जिन आया हुआ है और वो अच्छा इसके घर के बिल्कुल बराबर में ना दूसरा घर बना है वो सेकंड फ्लोर का है, वो उससे ऊंचा घर है। तो वो हमें ये बोलता है कि यार मुझे अभी अभी सामने वाले घर की छत पे एक औरत जाती हुई नजर आई है। हम बोलते हैं यार क्या मजाक क्यों कर रहा है भाई? बोलते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में मुझे भी एक औरत जाती हुई नजर आई है। हम लोग वहाँ खड़े होते हैं, हमें कुछ ऐसा नहीं नजर आता। बोलते हैं यार ये मामला खराब है, कुछ और मामला है, इसके ऊपर जिन आया हुआ है, बस तुम लोग इसको टाइट से पकड़ के रखो और इसको मुझसे दूर रखना बस। हम बोलते हैं चल सही है, तू टेंशन नहीं ले, जो भी होगा देख लेते हैं हम। उसके बाद से जो है वो हम उसको ऊपर हम उसकी छत पे होते हैं, उसको हम नीचे उतारते हैं। पकड़ के उसको नीचे उतार के बाहर रोड पे खड़ा कर दे मतलब रोड पे आ जाते हैं हम लोग ना, बाहर उसके घर से उतर के नीचे आके बाहर उसका जो वो नहीं होता जो ये गेट के बाद जो रैम नहीं बना होता कार पार्किंग के लिए, हम यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा जब हम यहाँ आके खड़े होते हैं, जो मेरा दोस्त है जिसका घर होता है, वो आता है, उसके दोनों हाथ पकड़ के कुछ पढ़ता है, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेता है और कुछ पढ़ता है, आँखें बंद करके। और उसके बाद जब वो अपनी आँखें खोलता है, तो जिसके ऊपर जिन आया होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कुछ हुआ ही नहीं हो जैसे। और वो मुझे हम लोग को देख के बोलता है कि यार क्या हो गया? तुम लोग नीचे आ गए और मुझे पकड़ के क्यों खड़े हुए हो? तो हम बोलते हैं यार तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ? बोलते हैं नहीं यार हम तो ऊपर बातें कर रहे थे बैठे हुए। मैं बोलता हूँ कि चल सही है कोई मसला नहीं है, बस हमने कहा कि वो सुबह हो गई है कि अब घर-घर की तरफ चलते हैं। हमने उसको ना मतलब ज़्यादा कुछ बताया नहीं। उसके बाद जो होता है फिर हम सब नीचे आ जाते हैं, तो मेरा एक और दोस्त होता है जो वहीं मेमार में रहता है, वो इस दोस्त को जिसके ऊपर जिन चढ़ता है इसको उसके घर छोड़ के और वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद मैं, मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ यहीं से जाता है और वही दोस्त जिसके घर पे हम पार्टी करते हैं, वो हम तीनों जाके सुबह का टाइम होता है, हमने कहा चलो चाय-वाय पीते हैं, हम जाके एक होटल पे बैठ जाते हैं। फिर हम मैं उससे वहाँ पे जाके मैं उससे पूछता हूँ कि यार क्या सीन था? बोलता है यार मैं तुम लोग को कभी बताया नहीं, लेकिन सीन ऐसा था कि मेरा जो घर है, इसकी छत के ऊपर कोई औरत रहती है, जो औरत मेरे ऊपर भी अक्सर हावी हो जाती है। मतलब हावी से मुराद ये कि वो सिर्फ़ मुझे ही तंग करती है, कि छोटी-छोटी शरारतें करती है मेरे साथ।
मैं बोलता हूँ यार तूने आज से पहले तो बताया नहीं। बोलता है यार कोई मौका नहीं मिला और ना कभी ये टॉपिक हुआ, तो आज ऐसा इतना बड़ा सीन हो गया तो इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। मैं बोलता है यार मतलब क्या सीन होता है तुम्हारा? बोलता है यार आज शाम की बात है, मैं छत पे आया था कि कुछ लाइट्स वगैरह नहीं जल रही थी नीचे जो नीचे रेस्टोरेंट की ना, तो जो सॉरी जो ये अपना बोर्ड्स नहीं होता इस पे नाम लिखा हुआ होता है रेस्टोरेंट का, ये लगा हुआ था। बोल रहे यार इसकी लाइट नहीं जल रही, लाइट नहीं जल रही थी। तो मैं छत के ऊपर आया, मैं कहा देखता हूँ जाके, क्या पता कोई कनेक्शन वगैरह हिल गया हो। तो मैं आता हूँ ऊपर देखता हूँ, और मेरे ना हाथ गीले होते हैं ना पैर गीले होते हैं, ना मैं कोई गलत तार पकड़ता हूँ, और मैं अचानक से वो तार देख रहा हूँ तो उस तार से मुझे बहुत जोर का करंट लगता है, बहुत जोर का करंट लगता है, जिसकी वजह से जो मेरे हाथ में मोबाइल होता है वो जमीन पे गिर के टूट जाता है। ये चीज होती है। उसके बाद फिर मैं नीचे चला जाता हूँ और फिर अभी रात में ये वाला सीन होता है। तो इस वजह से मैं तुम लोग को ये बात बता रहा हूँ सारी। उसके बाद हमने सोचा कि यार एक बात बता, तुमने उसके हाथ पकड़ के क्या पढ़ा? बोलता है यार कि मैं एक बाबा के पास गया था, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे घर में कोई औरत रहती है जो सिर्फ तुम्हारे ऊपर हावी होती है आके, और तुम्हें वो तंग करेगी और तंग करती है। तो उन्होंने उसको कोई दुआ बताई थी, तो वो बताता है कि यार वही दुआ मैंने इसका हाथ हाथ में लेके अपने पढ़ी थी। तो जब मैं पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगता है कि यार कि मेरा जिस्म जो है ना बहुत भारी होता जा रहा है। तो उसके बाद जब मैंने दुआ पढ़ ली और जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो वो सब नॉर्मल होता है। ये सीन था। और जो 2021 में हमारे साथ हुआ, और उसके बाद भी हमने 2022 में भी हमने पार्टी की, 2023 में अभी भी 15 जुलाई को हमने पार्टी की है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से हम 2 बार कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना उस दोस्त के साथ जिसके ऊपर जिन चढ़ा था, ना उसके साथ कोई वाक़या पेश आया ऐसा, और ना ही हम में से किसी के पास ऐसा कोई वाक़या पेश आया। ये वाकया कुछ साल पहले का है, जब मैं जमात के साथ 3 रोजे पे गया था। तो वहाँ पे जो अमीर साहब थे, उनसे ये वाकया हमने सुना था। तो वो अमीर साहब ये बता रहे थे कि जब वो पहली दफा एक जमात के साथ गए, तो वहाँ उनकी उनकी तश्कील जो है वो सिंध के किसी इंटीरियर सिंध में एक ऐसे गांव में हुई जहाँ पे मस्जिद जो है वो बंद थी। तो उन्होंने वहाँ गए, वहाँ पे उनके साथ 4 और लोग थे। तो उन्होंने उनको जो है वो हेड बनाया, यानी कि अमीर साहब बनाया। तो उन्होंने वहाँ की सफाई वगैरह की और वहाँ पे अ, अ, अजान वगैरह दी और नमाज वगैरह स्टार्ट की। तो गांव के बहुत कम लोग वहाँ पे आते थे, नमाज वगैरह पढ़ते थे। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे इस्लाम का इतना ज़्यादा रुजू नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था इतना। तो वहाँ पे ऐसा होता था जब जमात में जाते थे कि तो 2 लोग जो है ना वो खिदमत के लिए सिलेक्ट किए जाते थे, जो खाने-पीने का ख़्याल रखेंगे पूरी जमात का। तो वो 2 लड़कों को ये ज़िम्मेदारी देते हैं। तो वो पूछते हैं अमीर साहब से कि आप खाने में क्या खाएँगे? तो वो कहते हैं कि इस जगह पे कुछ भी मिल जाए, कोई स्पेशल नहीं है। आप कुछ भी हमें जो है ना वो अरेंज कर दें सब साथियों के लिए। तो जब खाना लगता है तो बहुत ज़बरदस्त खाना होता है, यानी कि उसमें हर ऐसी स्पेशल डिश होती है, बिरयानी और इस तरह की, कि अमीर साहब बहुत खुश होते हैं और सब ठीक से खाना वगैरह खाते हैं। इस तरह दूसरा दिन होता है। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुज़रता है, तीसरा दिन होता है, फिर ऐसे ही होता है। फिर तीसरे दिन के बाद उनको मूव होना होता है दूसरी जगह के ऊपर। अब जब वो दूसरी जगह के ऊपर मूव होते हैं, वो दूसरा गाँव होता है, वहाँ पे भी ऐसे ही मस्जिद होती है। तो जब वो सिलेक्ट करने का टाइम आता है, तो वो उन्हीं 2 बंदों को सिलेक्ट करते हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम बहुत अच्छा उनको सर्विस दी होती है। तो जब खाने का टाइम आता है तो फिर वही उसी तरह स्पेशल खाना, क्योंकि उस इलाके के अंदर इतना स्पेशल खाना मिलना मुश्किल होता है। और सारे सब लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जितने दिन उन्होंने वहाँ पे गुजारना होता है, तो उस हिसाब से फिर वो राशन वगैरह लेकर आते हैं। तो अमीर साहब को शक हुआ इस बात के ऊपर। तो अमीर साहब ने उन दोनों लड़कों को बुलाया, उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम वहाँ पे भी हमें इतना अच्छी तुमने
हमें खाना वगैरह खिलाया और पैसे भी मुनासिब थे, यानी कि कोई एक्स्ट्रा तुम लोगों ने हमसे पैसों का तकाजा नहीं किया। और अब जो है यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। तो वो अमीर साहब को कहते हैं, अमीर साहब जी हम लोग जो है ना वो इंसान नहीं, हम लोग जिन हैं, और इसलिए जो है हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छा से अच्छा जो है ना आप लोगों को सर्व करें और दीन का काम करें। तो अमीर साहब कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन ये बाकी लोगों को नहीं बताना क्योंकि वो घबरा जाएंगे और वो जमात से चले जाएंगे, बहुत से हमारे साथ और साथी हैं। तो वो कहते हैं अमीर साहब आप बेफिक्र रहें, आपके अलावा यहाँ पे सब जन है। तो वो अमीर साहब सुनते हैं और वो अमीर साहब फिर वहां से भाग जाते। तो उसके बाद से फिर ऐसा होने लगा कि मक्की मस्जिद के अंदर अब जो है वो जिनों की तश्कील जो होती है वो सेपरेटली होती है और इंसानों की जो है वो सेपरेटली होती है। तो वो जगह भी मैंने देखी हुई है जहाँ पे जिनों का बयान हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो मौलाना साहब होते हैं वो बयान दे रहे होते हैं, और लेकिन उस हॉल के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। तो स्टोरी कुछ यूं है कि इंडिया में एक इलाका है, मुंबई का एक इलाका है हौस खास करके। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर इसी वाक़े की वजह से, जिस तरह हमारी वो कारसाज वाला वाक़या मशहूर है, उनके लिए वो हौस खास अर्बन लेजेंड है, तो वो यूज़ होता है। सो हुआ कुछ यूं कि एक फैमिली थी, जिनका एक बेबी था और मियाँ बीवी थे। सो उनका हॉस्पिटल सप्लाईज का कुछ काम था और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था, प्रॉफिट्स वगैरह अच्छे थे। तो उन्होंने चाहा कि वो उस इलाके में घर ले लें। और वो इलाका अब तो कमर्शलाइज हो गया, अब तो वहाँ पे खाली बिल्डिंग्स वगैरह हैं, लेकिन उस टाइम पे वो थोड़ा रेजिडेंशियल भी होता था। अच्छा, इसको आप इस तरह कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमारा लालाजार है कराची के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक समझा जाता है पॉश इलाका है, तो वो इस तरह का पॉश इलाका था। वहाँ अब उन्होंने सोचा कि उस इलाके हौस खास में मूव कर जाएं और वहाँ पे कोई घर देख लें। तो वहाँ पे उनको एक पुराना घर मिला, जो कि काफ़ी सस्ते दामों मिला। ऑल्दो वो रहने के काबिल नहीं था, थोड़ी बहुत रेनोवेशन करवा के वो किसी तरह जैसे तैसे उस घर में मूव हो गए। अब उस घर की एक अजीब बात थी कि वहाँ पे एक अजीब सी केमिकल की स्मेल आती थी, और समटाइम्स ऐसा होता था कि कुछ रबड़ टाइप पीसेस जो है, जैसे ट्यूब होती है, ट्यूब के रबड़ टाइप पीसेस वो पड़े हुए मिलते थे घर के काफ़ी हिस्सों में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी लाउंज में है तो कभी टेबल पर। अच्छा, उन्होंने उस फैमिली ने स्पेसिफिकली ग्राउंड फ्लोर छोड़ दिया था, वो जैसे नेटवर्किंग वगैरह के लिए, के बिजनेस पार्टीज वगैरह वगैरह होती थी, तो बिजनेस डील्स वगैरह के लिए कोई आता था, कोई मेहमान रुक जाए। और उनका जो खुद जो वो फैमिली रहती थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सो वो करते क्या थे, कोई पार्टीज वगैरह होती थी तो वो लोगों को बुलाते थे और मतलब अपनी बिजनेस डील्स वगैरह कर लिया करते थे। अच्छा, सर्टेन टाइम्स ऐसा हुआ कि उनको घर के बैकयार्ड में, तो कभी सामने घर के अच्छा बड़ा लॉन था, आगे भी पीछे भी, तो वहाँ पर कोई शख्स नज़र आता था जो कि गड्ढा खोद रहा है या कुछ खुदाई कर रहा है। अब एक मर्तबा उनके बेटे को भी ये चीज़ नज़र आई। वो बच्चा कुछ ऐसा होगा, कोई 9-10 साल का बच्चा होगा, उसको भी ये चीज़ें नज़र आ रही थी। तो एक दिन उसने इसी तरह देख के चिल्लाना शुरू कर दिया। तो उसके अब्बा जी ने जो था वो देखा, ढूंढा कि क्या चक्कर है, वो गए नीचे तो वो चीज़ गायब हो जाए। तो एक बड़ी अजीब मुअम्मा सा बन गया। फिर घर के जो ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम था, वहां से जो है किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आती थी। अब ये लोग पहले शुरू शुरू में इग्नोर करते रहे, इतना बिजी रहते थे, तो और उनकी अपने बच्चे के हवाले से भी कुछ ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं उसकी ज़्यादा तरबियत नहीं कर पा रहे थे या टाइम नहीं दे पा रहे थे, सही वर्ड ये होगा। तो हुआ कुछ यूं कि एक मर्तबा उन्होंने पार्टी रखी। अच्छा, सर्टेन टाइम्स ऐसा भी होता था कि कोई खवातीन, कुछ लड़कियां आती थी, उस घर का दरवाज़ा खटकाती थी, वो पूछती थी कि फलां डॉक्टर साहब या फलां साहब जो हैं वो हैं।
तो ये लोग बोलते थे कि नहीं वो तो नहीं है, वो तो काफ़ी टाइम पहले जा चुकी हैं, चली जाया करती थी। तो हुआ कुछ यूं कि एक मर्तबा उन्होंने कोई इसी तरह गैदरिंग रखी हुई थी, और वहाँ पर एक डॉक्टर आए। तो वो डॉक्टर जो थे, उन्होंने वो टेबल पे बैठे हुए थे, और बैठे हुए में उन्होंने देखा वही रबड़ के पीसेस उनको नजर आए। उन्होंने वो हाथ में लिए, उन्होंने कहा कि आपको उस मतलब होस्ट से पूछा कि आपको पता है ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने फिर जो है मतलब अपने सारे गम गम जो थे वो सब उनके साथ डिस्क्लोज करना शुरू कर दिए, बताना शुरू कर दिया कि यार ये होना शुरू हो गया हमारे साथ। मतलब ये टुकड़े जो हैं, हम तो तंग आ चुके हैं, ये टुकड़े जितना भी साफ करो हर वक्त कहीं ना कहीं पड़े हुए मिल जाते हैं। तो एक अजीब व गरीब बात है ये, और सारी मतलब सारी कहानियां खोलना शुरू कर दी। उन डॉक्टर साहब ने उस बात को इग्नोर किया और कहा कि फिर भी आपको पता है ये है क्या। उन्होंने कहा नहीं पता। उन्होंने कहा ये है एब्लिकल कॉर्ड, जो कि शायद आपको पता है। एब्लिकल कॉर्ड होती है जो एक बेबी जो फीटस होता है उसके फूड की पाइप होती है, जो कि मदर के वूम के साथ अटैच्ड होती है। ये एब्लिक उसने बताया डॉक्टर ने कि ये एब्लिकल कॉर्ड है, और जो कि क्या नाम है, सड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मतलब जब एक बेबी व्हेन व्हेन अ बेबी इज डिलीवर्ड, तो उसके बाद जो बची हुई होती है तो वो नाफ का टुकड़ा जिसे आप कहते हैं कि वो है। अब अब उनके बच्चे की एकदम से रोने की आवाज़ आती है, सब घबरा से जाते हैं और बच्चे को ढूंढना शुरू करते हैं कि कहाँ गया। वो ढूंढते ढूंढते उस ग्राउंड फ्लोर के उसी वॉशरूम की तरफ जाते हैं, तो उसकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। अब वो वहाँ पे देखते हैं, बहुत ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलता बच्चा। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद पुलिस में रिपोर्ट वगैरह होती है, सब कुछ होता है। फिर थोड़े टाइम बाद उसी वॉशरूम से उनको अपने ही बच्चे की आवाज़ आना शुरू होती है। वो दुनिया जहान की मतलब इन्होंने कोशिशें कर ली, उनको समझ नहीं आता कि यार ये आती है और इसी वॉशरूम से आवाज़ आती है। उन्होंने वो वॉशरूम खुदवा दिया, सब कर दिया, लेकिन वो मामला हल ना हो सका। बाद में फिर असर रसूख वाली फैमिली थी, उन्होंने पता लगाया कि यार ये मामला है क्या, ये माजरा है क्या। उनका खैर उनका अपना बच्चा मिला नहीं, वो फिर कहीं और मूव हो गए। तो जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि वो एक कोई इलीगल हॉस्पिटल था उस टाइम पर, कुछ टाइम पहले। और उस इलीगल हॉस्पिटल के अंदर इलीगल अबॉर्शंस वगैरह होती थी। सो दैट्स वाई। और वो जो फीटस वगैरह होते थे या कुछ अनबॉर्न चाइल्ड होते थे, तो वो वहाँ पर फ्लश आउट उस वॉशरूम में किए जाते थे। या अगर वो थोड़ा बेबी मतलब आ जाए, डिलीवर्ड हो जाया करता था, तो उसकी वॉशरूम की दीवार वगैरह के ऊपर से उस बच्चे को बेचारे को मार दिया जाता था, और उस लॉन के अंदर गाड़ दिया जाता था। सो ये स्टोरी मतलब एक ये अर्बन लेजेंड वहाँ पे मुंबई मुंबई में काफ़ी मशहूर है। सो ये इसकी असल स्टोरी है। अब अल्लाह जाने कितनी इसमें सच्चाई है। अच्छा। हजरत मेरा वाकया मेरे खुद पे है। मेरे पे एक छोटे जिन्नात का असरात था, और पूरी स्टोरी बताता हूँ। मैंने उसको देखा भी हूँ, उसके माँ बाप को भी देखा हूँ। एक मौकिल के ज़रिए मैंने एक चुड़ैल को भी देखा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें देखा हूँ। एक स्टोरी मतलब लंबा सा वाकया है। हम लोग फ्लैट में रहते थे एक, और वो फ्लैट 2 बीएचके था, और एक बड़ी बीएचके में एक बड़ा कबर्ड था। ये मेरे बचपन का वाकया है, कुछ मैं 7th या 8 6 में था कुछ। और हमेशा मैं अपने अम्मी अब्बा को ये बोलता था कि जो बड़ा बेडरूम था, जो कबर्ड था, उसमें उसमें से मुझे कुछ दिखता था, हमेशा फील होता था। और हमेशा जब मैं हॉल में बैठता था, जो बेडरूम है मेरा वो लास्ट में है मेरे घर के, तो हॉल से बेडरूम का जो दरवाज़ा था वो हमेशा दिख मतलब विजिबल था। तो वहाँ से मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई छोटा बच्चा झाँक रहा है। तो मैंने काफ़ी दफ़ा मैंने अम्मी को भी बताया ये बात, अब्बा को भी बताया, पर उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया। और उस टाइम मैं ऐसा बहुत ज़िद्दी भी था, और मतलब जो चीज़ चाहिए था वो काफ़ी ज़िद करता था, चिड़चिड़ा था काफ़ी। और काफ़ी डॉक्टर के पास मुझे दिमाग डॉक्टर के पास लेके जाते थे, कि काफ़ी गुस्से वाला भी था। और एक बार ऐसा हुआ कि जो मेरे एक और मेरा वाक़या है कि मेरा एक भाई है, वो 10 साल पहले गुम चुका था, और वो अभी तक मिला नहीं है। तो जो मेरे मम्मी की एक फ्रेंड है, तो उनके पास एक मौलाना आए थे गोवा की तरफ से। इंडिया जो गोवा है ना, वहाँ पर एक गाँव में से एक मौलाना आए,
और तो उनके घर पे आए वो, और उनके पास कुछ मौक्किल थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे अम्मी अब्बा को पहले, मुझे तो बाद में बुलाया। तो मुझे बुलाया, फिर बाद में 2-3 लोगों पे उन्होंने ट्राई किए कुछ चीज़ें, तो मौक्किल उन पे नहीं आया। उनका कुछ एक स्टेप थे। तो मैं जब गया उनके पास, तो जब सामने मौलाना बैठे थे, सलाम वलाम किया, उन्होंने बिठाया और एक कटोरा था सामने, उसमें पानी रखा हुआ था। तो उन्होंने वो कहा मुझे कि ये तुम्हारा हाथ है, ये कटोरे में डालो पानी के अंदर, और कहा मुझे कि कुछ भी हो तुम अपनी आंखें नहीं खोलना, अगर डर भी लगे तो फिर भी नहीं आंखें खोलना। मैं बैठ गया और मैंने पानी के अंदर वो अपना हाथ डाला, उस कटोरे के अंदर पानी था, कुछ पड़ा हुआ पानी था वो, और मेरे ऊपर उन्होंने हाथ पे और मेरे सर पे काला कपड़ा रखा। तो काला कपड़ा रखने के बाद उन्होंने कहा कि अपने आंखें बंद करो, और मैं जब तक ना कहूँ अपनी आंखें खोलना नहीं। तो और उन्होंने पहले कहा कि तुझे काफ़ी डरावनी चीज़ भी दिख सकती है, तो डरना बिल्कुल नहीं, शेक नहीं करना और घबराना नहीं। तो मैं बिस्मिल्लाह बोल के बैठ गया। मेरे अम्मी अब्बा भी मेरे बाजू में बैठे थे, मौलाना सामने बैठे थे। तो मौलाना ने कुछ दुआ वो पढ़े स्टार्टिंग में, फिर बाद में उन्होंने अपने मौक्किल को बुलाया, कुछ पढ़कर अपने मौक्किल को बुलाया और मेरा नाम लिया और कहा कि तू इनके सामने आ। और मौलाना ने मुझे बोले थे तुझे काफ़ी चीज़ मेरा मौक्किल के ज़रिए तुझे मेरा मौक्किल दिखाएगा, तो उसको देखना, डरना नहीं, जो दिखाएगा खुला खुला मुझे चीज़ें बताना, जो तेरे मतलब मेरी आंखें तो बंद थी, पर उन्होंने कहा मौक्किल तेरे सामने आएगा, मौक्किल तेरे सामने आएगा। और तो मैंने कहा अच्छा, मैं डरूंगा नहीं, मैं बात तो कर सकता था क्योंकि उनको मुझे बताना था सब, मौक्किल मुझे बताएगा मेरे आंखों के सामने आके, आँख बंद थी मेरी, और मैं उनको मौलाना को हर चीज़ बात बताऊंगा। तो मौक्किल तो पहला तो मेरा पूछा गया कि इस पे कुछ असरात है या नहीं है। तो जब मौक्किल मेरे सामने आया तो एक काले कपड़े में था कुछ वो, और काफ़ी लंबा था वो, और मुझे अभी भी आज भी याद है, पूरी हर चीज़ बात याद है मुझे। अ, आया वो सामने, मैंने सलाम वलाम किया, उसने सलाम का जवाब कुछ नहीं दिया, पर वो मेरे सामने आया। तो उन्होंने कहा तेरे सामने मौक्किल आया, तो मैंने कहा हाँ मेरे सामने मौक्किल आ चुका है, एक काले कपड़े में एक शख्स खड़ा हुआ है। तो उन्होंने, वो जो मौलाना थे वो मौक्किल से बात कर रहे थे, और जो मौक्किल मुझे दिखा रहा था मैं मौलाना को बता रहा था। ऐसा हुआ कि मौक्किल, मेरा पूछा गया कि इस बच्चे पे कोई असरात वसरात है क्या, कुछ बताइए। तो तो अचानक से मौक्किल गायब हो गया मेरे सामने से। तो थोड़ी देर बाद आया फिर, तो ऐसा हुआ कि जब वो मौक्किल सामने आया तो एक बच्चा दिखा मुझे, छोटा सा बच्चा था, और पूरा सफ़ेद था वो, मतलब उनका चेहरा वेरा कुछ विजिबल नहीं था, कुछ शेप दिख रहा नहीं था, बस बॉडी दिख रही थी, छोटा सा जो बौना टाइप होता है ना, बटला सा, वैसा टाइप का। तो जिन्नात मौके वो हज़रत ने मौलाना, वो जो मौलाना थे, उन्होंने मौक्किल को कहा कि तुम इसको पकड़ो और इससे पूछो ये कहाँ से आया, ये कौन है, क्या करता है। तो उन्होंने पकड़ा और काफ़ी ज़िद्दी था वो। तो फिर बाद में मौलाना साहब ने मौक्किल को हुक्म दिया कि तुम इससे बात करो, मुझसे बात करो और बताओ क्या मसला है। तो मौक्किल ने आवाज़ की, एकदम मर्दाना, एकदम भारी आवाज़ थी उस मौक्किल की, और काले कपड़े में मेरे सामने खड़ा था, और उसके बाजू में वो छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। जो वो मौक्किल था उसने मुझे बताया कि ये एक जंगल की तरफ से तुम्हें किधर मिला था और ये तुम्हारे साथ ही है। और तो जो मौलाना साहब, मैंने उनको बताया मौलाना साहब को, ये मौक्किल ऐसा ऐसा बोल रहा है मेरे को। तो मौलाना साहब ने उसको बोला कि जाओ इसके माँ बाप को ढूंढो और इसको इसके पास पहुंचा के आ जाओ। और वो इतना शरारती था कि उसको वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो वो मौलाना साहब ने फरमाया इसको एकदम जकड़ के पकड़ के रखो, ताकि इसको बांधना ना हो जंजीरों से, फिर भी बांध लो उसको, उसको जाने मत देना वहां से। तो उसको बांधा, और बहुत जिद्दी था वो। अब जैसे ही मेरा मिजाज था ना वैसे ही बता रहे थे वो, चिड़चिड़ा था, काफी जिद्दी था, काफी गुस्से वाला था वो जिन्नात, छोटा सा जो बच्चा था। तो उसको बांधना गया, फिर बाद में अचानक से वो मौक्किल भी मेरे सामने से गायब हो गया और वो बच्चा भी गायब हो गया। तो मैंने हजरत को बोला हजरत मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी, काला काला सा पूरा, जो आँख बंद कर दे वैसा दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कुछ रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। तो फिर से मौक्किल आया सामने, जब बच्चा नहीं था। अब मौक्किल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें किधर लेके जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा, मौलाना को बताया सब। मौलाना बोला जाओ तुम उनके साथ जाओ, कहाँ ले जा रहे हो। मैं जैसे ही गया तो वो एक जंगल में गए, वो पता नहीं जंगल था पूरा, एक आजू बाजू सब पूरे बड़े बड़े झाड़ थे, जो बाहर के जंगल होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया टाइप के, जो लंबे लंबे वैसे झाड़ वाले मैंग्रोव टाइप के। तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ रात का वक्त है और अंधेरा का वक्त है पूरा, और वो मौक्किल मेरे साथ है और वो बच्चा भी मेरे साथ ही है। तो वहाँ से एक उन्होंने मौक्किल ने कहा कि तुम इधर रुक जाओ, मैं किसी को लाता हूँ साथ में। तो वो जो मौक्किल था वो जंगल में चले गया मेरे सामने, और जब अंदर गया वो,
तो मैं देखता हूँ कि 2 लोग आए और एकदम नूरानी टाइप के, एकदम लंबे-लंबे, एकदम अंदर जंगल के अंदर से आ रहे और वो मौके साथ में आ रहा है, काला कलर का शैडो पूरा उसमें कपड़ा टाइप ऐसा। मैं उसको उसका चेहरा तो देखा ही नहीं मैंने, दिख रहा भी नहीं था उसका चेहरा कैसा था पता नहीं। 2 लोग आए और एकदम लंबे टाइप के, एकदम सफ़ेद कलर के एकदम, उधर आए सामने और मौक्किल ने उनके बच्चे जब उन्होंने देखा, तो उनकी कुछ बातें हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन-सी लैंग्वेज में थी वो बात। तो वो बच्चा उनके पास चला गया, पता नहीं कैसे चला गया। फिर बाद में मौक्किल मेरे पास आया, फिर मौक्किल ने कहा कि वो बच्चा, उसके जो 2 लोग आए थे वो माँ-बाप थे और हम लोगों ने उसको दे दिया था, मतलब दे दिए। और ये बात मैंने मौलाना को बताया, तो मौलाना ने मुझसे पूछा कि तुम मौक्किल से पूछो कि क्या वो फिर से आएगा तुम्हें परेशान करने या वो हमेशा के लिए चले गया? तो उसने कहा मौक्किल ने कहा कि नहीं, अभी वो चले गया है और वो गुम चुका था और वो तुम्हारे पास आ चुका था, अब मैं उसको अपने माँ-बाप के पास छोड़ चुका हूँ और वो कभी तुम्हारे पास आएगा नहीं। अब यही हुआ हज़रत, एक और बात बताना चाहता हूँ कि 10 साल पहले एक मेरा भाई था, वो गुम चुका था, उसका नाम सरवर हुसैन है, वो मेरे फूफू का बेटा था। और मौलाना से हम लोगों ने ये बात भी पूछे और ये काफ़ी शॉकिंग थी जो लास्ट में चीज़ हुई ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ। मैंने वो मौक्किल के ज़रिए हम लोग पता लगाना चाहते थे कि वो सर्वर जो अभी घूम चुका है 10 साल पहले, वो है किधर? तो मौक्किल ने कहा अच्छा मैं बताता हूँ, देखता हूँ किधर है। तो हम लोगों ने उसको मौक्किल को मैंने सब बताया, नाम-वाम बताया, उसके माँ-बाप का नाम बताया और कहाँ रहता था, सब कुछ पूरा डिटेल्स दिया मौक्किल को मैंने। और मैंने पूछा अभी कहाँ है बताओ? तो मैं अचानक से देखता हूँ कि मैं एक ढाबे की तरफ से हूँ, हाईवे की तरफ पूरा चीज़ दिख रही है मुझे और एक शख्स खड़ा हुआ है सामने और उन्होंने कहा कि इस ढाबे के अंदर कोई तुम्हारा बंदा खड़ा है क्या देखो। तो मैं अचानक से देखता हूँ जो मेरा भाई गुमा था उसको मुझे याद है, उसकी फ़ोटो भी मेरे पास है, उसका नाम सरवर हुसैन है। पूरा मतलब उसका चेहरा-वेहरा मुझे अभी तक याद है और काफ़ी परेशान हम लोग के घर से गुमा था वो। मैं जब वो इधर था तो हमारे इधर ही थाने में जॉब करता था मुंबई में और हम लोग के घर से गुमा, मेरे अब्बा ने पूरा हॉस्पिटल, जेल, पूरे थाने के, मुंबई के ऑल ओवर मतलब नागपुर इधर हर जगह ढूँढ लिया पर किधर भी नहीं मिला वो। तो ऐसा हुआ कि अब मैंने उसको देखा जब ढाबे की तरफ तो वो बंदा वही खड़ा था, मेरा भाई खड़ा हुआ था और मैंने जब भाई को देखा कि उसकी बहुत बुरी हालत थी, एकदम जो फ़कीर लोग रहते हैं ना, एकदम फटे हुए कपड़े, एकदम हर चीज़ें गंदी और चेहरे पे एकदम लंबी सी दाढ़ी, बाल एकदम ऐसा गरीब जैसा लग रहा था। तो उन्होंने कहा, मैंने बोला देखो यही मेरा भाई है, मौक्किल को बताया मैंने, हाँ यही है और वो एकदम ढाबे के पास खड़ा हुआ था। अब मौलाना ने पूछा कि तुम वो जो चीज़ तुम देख रहे हो, जो शहर देख रहे हो तुम, जो जगह देख रहे हो, वो तुम्हें क्या लगता है वो जगह कहाँ की होगी? तो मैंने उनको एकदम डायरेक्टली बोला कि मुझे पंजाब का लग रहा है, क्योंकि पंजाबी लोग भी लग रहे थे और काफ़ी एकदम पंजाब की जो वाइब्स होती है पंजाब की, ऐसा हाईवे की तरफ ढाबे-वाबे होते हैं और जो हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं वैसा लग रहा था कुछ मेरे को। तो मैंने कहा पंजाब का होगा। अब उन्होंने कहा कि तुम जो ढाबे को देख रहे हो क्या उस पे कुछ बोर्ड है? नाम-वाम लिखा हुआ है, नंबर है, कुछ है लिखा हुआ? तो मैंने देखा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा था, वो मौके सब दिखा रहा था मेरे को। उन्होंने कहा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो तुम एक काम करो शहर की तरफ जाओ। कुछ आस-पास शहर होगा, लंबी सी सिटी होंगी कुछ, उसके करीब जाओ। तो मौक्किल ने मेरे को लेके गया। जब मौक्किल लेके जा रहा था तो मेरी आँखें मतलब कुछ नहीं दिख रहा था, अचानक से एकदम जो चीज़ आ रही थी, वो दिख जा रहा था। तो जब मैं शहर में गया, तो शहर में मुझे काफ़ी दुकानें भी दिखी, काफ़ी घर दिखे। मैं वो ढाबे की तरफ से हट चुका था अभी। अब जैसे ही मैं शहर के अंदर गया, तो शहर में मुझे काफ़ी दुकान दिखी। तो हज़रत का ये एम था कि तू एक बोर्ड देख, उस बोर्ड पे कुछ उस शॉप का नंबर लिखा होगा, वो नोट कर। अब ऐसा ही मतलब हज़रत में कुछ कहना चाहते थे। तो मैं गया एक दुकान के पास, तो दुकान पे एक नंबर लिखा हुआ था। तो हज़रत ने कहा कि तुम इसे डायल को मतलब नोट करो और बताओ। जो नंबर तुम्हारे सामने आँखों के सामने दिख रहा है वो तुम मुझे बताओ। तो मैंने उनको नंबर बताया, 10 के 10 बराबर 10 नंबर बताया। हज़रत ने लिखा और शॉकिंग बात ये है, जब ये पूरा वाक़या हो गया, मौके-लौके चला गया, तो मेरे अब्बा ने वहाँ पर उस नंबर पे कॉल लगाया। जब कॉल लगाने के बाद जब कॉल लगा, वो नंबर वो पंजाब का ही था। तो यार मेरे अब्बा ने कॉल वॉल लगाया, फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे अब्बा ने फिर मना कर दिए। फिर वो मौलाना साहब ने बोले कि मत जाओ, ऐसा-ऐसा कुछ हुआ बात। मैंने खुद फ़ोर्स किया कि जाओ, इतना अच्छा मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है, एकदम खुला रास्ता, आसान रास्ता मिला है, जाकर देखो। पर वो मेरे अब्बा काफ़ी पता नहीं हार मान गए, क्या हो गया, पर गए नहीं वहाँ पर। ऐसा था कि जो मैं आपको बताया, जो मेरे अम्मी के घर जो फ्रेंड थी मेरी अम्मी की, उनके घर में मौलाना आए थे। तो ये उनके वाक़या था कुछ। वो अपने जो फ्रेंड थी ना मेरी अम्मी की, तो वो बता रहे थे कि गाँव में एक घर है, हमारा गाँव का घर है, तो उसपे हज़रत आप देखे कुछ जिन्नात-विन्नात का कुछ बुरी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि उन पे कुछ
मामलात हुए थे, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन डिटेल नहीं पता उस बारे में। पर वो मौक्किल को मौलाना ने कहा कि जाओ तुम इसे वो वाले घर में ले जाओ, जिसके बारे में वो नाम वाम पूरा बताते थे स्टार्टिंग में, पूरा नाम, अम्मी का नाम, अब्बा का नाम, और कहाँ रहते हैं, वो कौन सी जगह है, वो मौक्किल को पूरा बताते। मैं बताता था मौक्किल को, वो भी बात करते थे, मैं भी बताता हूँ। फिर मौक्किल मेरे को अचानक से ले जाता था। जब मेरे को लेके गया उस मौक्किल ने, अचानक से एकदम एक घर देखता हूँ मैं, जो बंगला टाइप था, गाँव में जैसे घर होते ग्राउंड पे। तो जब घर में गया मैं, एकदम सामने मेरा घर दिख रहा है, एक लंबा सा, एकदम बड़ा सा, जो पहले जो पुराने घर होते थे, लंबे लंबे हॉल, लंबे लंबे बेडरूम। तो मौक्किल को बोला गया तू उसको अंदर ले जा। जब अंदर लेके गया तो मौक्किल से पूछा गया तुझे इसको वो चीज़ दिखा जहाँ पर ये जो मेन जगह है इसकी, जहाँ पर मेन असरात है। तो मौक्किल ने मुझे घर के पीछे लेके गया। अब जब घर के पीछे लेके गया तो एक मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैंने हज़रत को बोला कि हज़रत कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। उन्होंने कहा तुम ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो वहाँ पर दिखेगा। तो मैंने कहा हज़रत पीछे एक बैकयार्ड में एक सब झाड़ियाँ-वाड़ियाँ है, घास-वास है और एक झाड़ है। तो उन्होंने कहा अच्छा झाड़ है। उन्होंने कहा अभी वो झाड़ की लंबाई क्या है? मैंने कहा हज़रत झाड़ तो काफ़ी बड़ा है वो। उन्होंने कहा अच्छा तो तुम ऊपर देखो। तो मैंने जैसे ही ऊपर देखा ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने औरतों को बैठा हुआ देखा उस झाड़ के जो शाखे, मतलब वो रहते हैं ना रूट्स, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने औरतों को बैठा हुआ देखा उस झाड़ के, जो इतनी सारी औरतें बैठी है और उनके फेस को देख रहा हूँ मैं कि पूरे जले हुए, काले कलर के, एकदम जो जल जाता है ना स्किन हमारी, वैसे उनके फेस, और वो कुछ खा रहे हैं। तो और उसी टाइम मेरी अम्मी ने बोले कि तू उसी टाइम शेक कर रहा था और एकदम घबरा रहा था जब मैं बैठा था उनके सामने। ये उसी टाइम की बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो क्या खा रहे तुम, वो गौर से देखो। तो मैंने जब देखा तो वो जो जो पेड़ के वो रहते हैं ना, वो खोरेचते, उसको क्या कहते हैं, उसे लेयर्स होती है जो पेड़ की, उसको खा रहे हैं वो चीज़ें। तो मैं काफ़ी घबरा गया, काफ़ी डर गया, और एकदम वो टाइम में थोड़ा-सा एकदम अनकंफर्टेबल हो गया। और मौलाना ने जिसको बोला इस जल्दी यहाँ से इसको लेके जाओ, ये घबरा रहा है बच्चा। तो मुझे वहाँ से मौक्किल ने लेके चले गए। यही वाक़या हुआ था। कि तो आज जो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, 2 हैं वाक़यात बैक टू बैक। तो ये यहीं पे यूएसए में ही मेरे साथ हुआ था, मुख्तलिफ स्टेट्स में। एक तो है हमारे रॉसवेल, जो आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे यूएफओ का वाक़या हुआ था। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को एक प्रोजेक्ट मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ हमें जाके तकरीबन 2 या 3 मंथ्स के लिए हमें रहना था। बाद में वो एक्सटेंड हो गया, 6 मंथ हो गया था। तो हम यहाँ से अपने अलास्का से ही हम ट्रैवल करके गए थे वहाँ पे। तो क्योंकि मैं उस वक़्त ज़ाहिर है मेरे बच्चे भी नहीं थे, तो आई डिडन्ट वांट टू बी अलोन इन अलास्का, तो फिर मैं भी इनके साथ आ गई थी ना। तो हमने फिर रेंट किया था हाउस, क्योंकि वो अकोमोडेशन गवर्नमेंट देती है, लेकिन हमने मतलब वो होटल का करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि वो 6 महीने का हो गया, तो हम एक घर रेंट कर लेते हैं, सो दैट वी कैन लिव अपने स्पेस से हम रह सकें। होटल में इतनी प्राइवेसी नहीं होती। तो फिर हमने एक अपार्टमेंट रेंट किया था। इट वाज़ लाइक या सॉर्ट ऑफ अपार्टमेंट ही था वो, या कॉन्डो आप इसको कह लें। तो जिससे हमने रेंट किया था, वो ओनर जो थी उसकी, वो कोरियन औरत थी। तो हमने को उसने मतलब अच्छा घर था, मतलब अच्छी-सी लोकेशन पे था, पीसफुल था। तो जब वो सारा उसने घर दिखा दिया कि भई ये है कि उसमें जिस तरह लैंडलॉर्ड्स वगैरह करते हैं, तो फिर उसने बताया कि हाँ, बट बेसमेंट इज़ ऑफ द लिमिट। तो हमने समझा कि कहती कि या हम उस बेसमेंट को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉब्लम है, वायरिंग है, समथिंग लाइक दैट। तो हमें हमें ज़रूरत भी क्या थी बेसमेंट में जाने की, तो ठीक है, वी एग्रीड ऑन दैट। तो अब जो मेरे हस्बैंड हैं, वो तो चले जाते थे सुबह से ना, उनका जो प्रोजेक्ट था, वो वाज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट। तो अच्छा, वो मुझसे भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट का उनसे डीलिंग है, तो वो मुझसे भी डिस्कस नहीं करते थे वो क्या काम है और क्या करना है क्या नहीं। तो खैर मैं इतना वो करती भी नहीं थी। तो उस वक़्त में मेरे बच्चे नहीं हुए थे, तो आई वाज़ मायसेल्फ अ स्टूडेंट, और फिर मैं घर पे अकेली होती थी यूनिवर्सिटी से आके, फिर अपना असाइनमेंट वगैरह करके, तो फिर एक्सप्लोर करती थी नेबरहुड को। रॉसवेल मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो था, इट्स एन एक्साइटिंग प्लेस कि यहाँ पे ये है, वो बहुत प्यारी जगह है। प्यारी मीन्स लाइक हिस्टोरिकल, देयर वाज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्रीज़ इन दैट सिटी। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, एक्सप्लोर करूँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। तो अच्छा, मैं कोशिश करती थी अब उस घर में, जैसे किचन में काम कर रही हूँ, तो अजीब से कुछ ना खटर-खुटर की आवाज़ें आएँ, जैसे कुछ मूवमेंट हो रही है, या फिर अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं कि ओह डोंट वरी, इट्स ओल्ड हाउस मेक्स साउंड्स। तो मैं भी इग्नोर करती थी। ओल्ड हाउसेज़ ज़्यादातर यहाँ वुड के घर होते हैं, तो इट डज़ मेक सेंस कि वो
शिफ्टिंग भी होती है जब आपके मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो हाउस शिफ्ट हो रहा था, मीनिंग के आपको पता चल जाएगा कि लकड़ियाँ टेढ़ी हो गई हैं, समथिंग लाइक दैट। तो एनीवेज़, तो आवाज़ आती थी जैसे कुछ कोई जैसे कोई हैमर से कुछ खट-खट, खट-खट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे घर ना ऐसे नहीं होते कि इवन आपके करीब हो तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि अगले घर में कौन-सा शोर-शराबा हो रहा है। पता नहीं किस तरीके से ये लोग बनाते हैं। तो मैं बाहर भी निकल के देखूँ तो कोई भी दूर-दूर तक नहीं होता था। यहाँ पूरा नेबरहुड भरा भी हो ना, तो कोई मतलब बाहर आपको नज़र नहीं आता। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि लोग गलियों में फिर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी होती है। तो फिर एक दफ़ा मैं टेलीविज़न देख रही थी तो ना अचानक टेलीविज़न खुद से बंद हो गया। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या मसला हो गया भई, उसको रिमोट को चेक कर रही हूँ, बैटरी चेक कर रही हूँ, सब ठीक है। तो फिर मैंने बैटरी भी चेंज कर दी लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने कहा कि वो ज़रूर कोई वायरिंग का मसला है। अच्छा, थोड़ी बहुत ना मुझे ये सब चीज़ें आती हैं क्योंकि यहाँ पे आप अमेरिका में जब आप रहते हैं, तो यू हैव टू नो एवरीथिंग। अब ये नहीं आप डिपेंड करते कि मेरा आदमी शौहर आएगा तो वो ठीक करेगा या वो आएगा तो आई एम प्रीटी वेल गुड इन एवरीथिंग कि आप कुछ भी इलेक्ट्रिक का इश्यू होता है या कुछ भी मैं कर देती हूँ ना। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द मैन कि कोई भाई आएगा, बाप आएगा, शौहर आएगा, तो नो, मैं आई एम जस्ट प्रीटी मच अ, अपने आप पे डिपेंड करती हूँ कि कर दूँ। खैर मैंने सब वायरिंग वगैरह चेक की जाके तो सब ठीक था। तो अच्छा, उस औरत ने, मैं ये बताना भूल गई थी कि जब वो हमें घर दिखा रही थी, वो जो कोरियन औरत, तो उसने ये भी कहा था कि वायरिंग का मसला, बट देयर इज़ अ मोमेंट, मीनिंग कि उसकी मतलब कुछ यादें हैं, समथिंग है, एनीवे। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक की जो इनकी चीज़ें वगैरह होती है ना, जिसमें आप बॉक्स वगैरह जो हम एक तो ऊपर होता है, दूसरा बेसमेंट में होता है। तो मैंने कहा शायद बेसमेंट में ना कोई मसला है, तो मैं भी जाके देखती हूँ। इवन दो कि उसने कहा था इट्स ऑफ लिमिट्स, लेकिन मैंने कहा भई अब मजबूरी है, जाके देखना पड़ेगा कि क्या है। तो जब मैं नीचे गई हूँ, तो हर जगह पेंटिंग्स लाइक अभी लगता था कोई जैसे आर्टिस्ट ने अभी फ्रेश पे, और हर पेंटिंग में एक आधी औरत की तस्वीर है, लाइक बस एक आंख है, होंठ है, नाक है, एवरीथिंग वाज लाइक हाफ, और बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, अभी अभी किसी ने ये पेंटिंग की है, हालांकि वहां तो कोई होता ही नहीं था। बेसमेंट में जाने के लिए आपको मेरे घर से नीचे जाना पड़ेगा, तो देयर वाज नोबडी, मैं तो अकेले घर पे होती थी। तो दैट वाज प्रीटी स्ट्रेंज। खैर मैंने इलेक्ट्रिक वगैरह का चेक किया, तो ऐसा कोई फ़ॉल्ट नज़र नहीं आया। फिर मैं आँखें बंद करके, लेकिन आई वाज़ सो इंटरेस्टेड, क्यूरियस, मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या होगा। हर पेंटिंग को मैं, अच्छा, जब मैंने हाथ भी लगाया ना एक पेंटिंग को, तो उसमें से रंग जो है वो मेरे हाथ में आ गया। लगता था अभी अभी किसी ने पेंट किया है। तो ख़ैर इट वाज़ सो स्ट्रेंज, लेकिन मैं ऊपर आ गई ना, अपना काम-वाम करने लगी। उसके बाद फिर मुझे यूनिवर्सिटी में जाना होता था, घर के काम करके, सारे कुकिंग, क्लीनिंग, यहाँ तो कोई मासी-वासी का चक्कर नहीं होता। तो आई केप्ट माई सेल्फ प्रीटी बिज़ी, इन सब में करके मैं चली गई यूनिवर्सिटी। फिर मेरे हस्बैंड बहुत लेट आते थे ना, होम अपना असाइनमेंट वगैरह करके, जो भी उनका प्रोजेक्ट था। तो जब वो आए थे तो मैंने उनको बताया था कि यार हमारे ना इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम हो रहा था, आई ट्राई टू फिक्स इट, पर लेकिन लगता है कि वो कोई सही नहीं हुआ ना। तो उन्होंने कहा कि तुम बुला लेना किसी को भी, मतलब उसको, खैर दूसरे दिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर ऐसे ही लग रहा था जैसे आपके ना, जैसे मैं अगर यूनिवर्सिटी से आके मैं अपना लैपटॉप लेके काम कर रही होती थी और टेलीविज़न भी देख रही होती थी, लिविंग रूम में ना, तो मुझे लगा मैं काम भी कर रही हूँ और टेलीविज़न की आवाज़ मैं यूँ रखती थी कि आई फ़ील कि मैं अकेली नहीं हूँ, बस अब कुछ है, मतलब आवाज़ आ रही है कानों में, हालाँकि मैं देखती-वेखती नहीं थी। तो ना ख़ैर वो अचानक फिर टेलीविज़न बंद हो गया और किचन से लग रहा था कोई, जैसे आप यहाँ पे ना सिंक से पानी लोग पीते हैं, यहाँ पे पानी साफ़ आता है, तो ऐसा लगता है किसी ने गिलास को भरा है, सिंक में पानी भरा है, बिल्कुल जैसे आपको आवाज़ आ रही ग्लास जैसे भरते हैं। तो फिर मैं उठ के मतलब गई वहाँ पे, तो कोई भी नहीं है। तो अजीब-सा, मतलब एक उस घर में ना आपको फीलिंग्स होती रहती थी, और उस औरत जो कोरियन थी वो कहती थी कि खैर मैंने उसको फ़ोन किया ना कि आई वेंट डाउन, आई एम सॉरी, यू टोल्ड मी नॉट टू गो देयर, लेकिन मैं नीचे गई थी, ओह व्हाई डिड यू गो देयर? मिस खान, व्हाई डिड यू गो देयर? मैंने कहा भई, मैंने कहा वायरिंग कुछ खराब थी, तो ईदर यू फिक्स इट और आई हैव टू फिक्स इट माय सेल्फ। तो उसने फिर वो कहा देखो, माय हस्बैंड की मेमोरीज़ हैं वहाँ पे, मेमोरीज़, वही वो बड़ा कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, तो खैर मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैंने छू के देखा या कुछ किया, तो कहती प्लीज़ आप ना मुझे बुला लिया करें, डोंट गो वॉक टू बाय योरसेल्फ देयर। मैंने कहा अच्छी बात है भई। तो बहरहाल मैं फिर ना ये अजीब किस्म की, अब अच्छा, हर जैसे मैं अपने, हम लोग बेडरूम में हो ना, मैं अपने शौहर से पूछती है कि जैसे स्मेल नहीं आती जैसे पेंट की या इसकी उसकी, और द फीलिंग दैट समबडी इज़ अराउंड,
बहरहाल हम लोग तो मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ती थी और सूरह बकरा मैं तेज़ लगा के जैसे अकेली भी होती है ना, सूरह बकरा तेज़ लगा दिया और अपना काम कर रही हूँ। तो उस वक़्त ऐसी कोई नहीं होता था, कोई आवाज़-वाज़ नहीं आती थी। जहाँ मैं अकेले बैठ के जैसे लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि पीछे से कोई क्या है, उधर से कोई क्या है, और एज़ सच मैंने किसी को देखा नहीं है, बट आई फेल्ट इट वेरी बैडली कि कोई है इस घर में। और ये होता था जैसे मैं बैठी हूँ ना जिस काउच पे, तो लगता था कि दूसरे साइड पे जैसे नहीं काउच आप कोई बैठता है तो एक निशान बन जाता है, ऐसा होता था। तो दैट वाज़ प्रीटी स्केरी। और रोज़वेल इटसेल्फ इज़ वेरी मिस्टीरियस, उसके बारे में कहते हैं बड़ी हॉन्टिंग प्लेसेस है रोज़वेल में भी। तो हम लोग खैर 6 महीने वहाँ रहे हैं और 6 महीने में बहुत क्या कहते हैं लातादाद इस तरह के वाक़यात घर पे भी हुए। घर में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती थी और वो जो बेसमेंट का जो मैं बता रही हूँ, वहाँ पे भी ना जैसे कोई चीज़ें घसीट रहा है या कोई ऊपर चढ़ के आ रहा है बेसमेंट की सीढ़ियों से, लाइक देयर इज़ समबडी। और तो ये चक्कर था वहाँ पे रोज़वेल का ना, उसके और रोज़वेल के और भी बहुत सारे वाक़यात हैं यूएफओ के मुताबिक थे। विल कंटिन्यू दैट बाद में फिर वो बताऊँगी। फिर एक और वाक़या हुआ था, यहाँ वो तो यहाँ पे हुआ डैलस में जहाँ मैं रहती हूँ, और अभी इट्स नॉट टू फार, अभी कोई 6-7 महीने पहले की बात है। तो यहाँ पे होता है लिक्विडेशन स्टेट सेल। स्टेट सेल वो होता है कि या तो मोस्टली वो होता है कि जो कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी सारी चीज़ों को सेल पे लगा देते हैं। इवन घर को लोग बेच देते हैं यहाँ पे, वो नहीं रखते कि एक डिसीज़्ड पर्सन रहता था तो बेच देते हैं। अच्छा, मैंने कहा ना मेरी तबीयत में बड़ी क्यूरियोसिटी है कि जिस चीज़ से मुझे मना किया जाए ना, मुझे ले ज़्यादा वही करो। अच्छा, ये लोग यहाँ कहते हैं, मेरी अमेरिकन फ्रेंड्स भी कहती हैं कि वैसे कोई बात निकली ना, तो उसने एक लॉकेट पहना था, विंटेज था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कहाँ से लिया तुमने? कहती वो यार देयर वाज़ दिस एस्टेट सेल, मैं वहाँ पे गई थी। तो मैंने कहा कि एस्टेट सेल व्हाट? तो कहती है वहाँ जो कोई मर जाता है ना, तो वो लोग लगा देते हैं, या कोई फर्ज़ करें किसी कपल का डिवोर्स हो गया, तो उन्होंने उस घर में नहीं रहना, तो वो सब कुछ सेल पे लगा के चले जाते हैं। लेकिन मोस्टली ये उन लोगों का होता है जिनके जैसे कि जो मैंने पर्सनली जाके पूछा था, एक कि वो जो जिस कोई मर गया, जैसे यहाँ पे अमूमन ही होता है ना कि 2 बुड्ढा-बुड्ढी रह रहे हैं। अब उनके बच्चे जो हैं वो दूसरे स्टेट में हैं, वो पूछते-वूछते भी नहीं बच्चे-वच्चे, तो वो अकेले ही अमूमन यहाँ रह रहे होते हैं, खुद ही बीमार होते हैं बेचारे, और गवर्नमेंट वाले आके इनको देखते हैं। फिर जब डेथ हो जाती है तो फिर जो गवर्नमेंट आके वो सारी चीज़ें सेल पे लगा, पहले उनको कॉन्टैक्ट करते हैं बच्चों से कि भई आपने आना है और देखना है, तो वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं, तुम बेच दो। तो ये लोग सेल पे लगा देते हैं, और इट वाज़ अ ओपन हाउस, कोई भी आके वॉक इन करे। तो ख़ैर मुझे मेरे शौहर ने पहले भी कहा था ना, कभी कोई स्टेट क्योंकि हम लोग जब गुज़र रहे थे ना, तो एक साइन मैंने देखा था, मैंने उनसे पूछा ये क्या है? तो कहते हैं कि ये स्टेट सेल है। क्यों? व्हाई यू सो क्यूरियस? मैंने कहा नहीं, मेरी फ्रेंड बताई थी, उसने एक विंटेज लॉक, कहते कभी भी मत जाना स्टेट सेल में। ये मरे मरे हुए लोगों की चीज़ें होती हैं और इसके बारे में बड़ी कहानियाँ मशहूर हैं। ख़ैर बात आई की हो गई। तो फिर जब मैं एक दफ़ा मैं गुज़र रही थी ड्राइव करते, तो ज़्यादा दूर नहीं बल्कि मेरे नेबरहुड में डाउन द स्ट्रीट था ना स्टेट सेल लिखा हुआ। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा चलो भई आयतल कुर्सी-वुर्सी पढ़ के चलते हैं, क्योंकि देखते हैं क्या है। अच्छा, जब जब चेक किया ना, जैसे आप किसी घर जाते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा से घर रखा हुआ था, मतलब उनका बेडरूम, वो जो कोई बड़ी भी होंगी उनकी सिलाई सोइंग मशीन रखी हुई है। तो मैंने बड़े शौक से इन सबको देख रही थी ना, तो उनके ड्राइंग रूम को विज़िट किया। मतलब सब कुछ ऐसा होता है जैसे आप किसी म्यूज़ियम में हैं, और फिर उसमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद आ जाती है, तो वो जो गवर्नमेंट के लोग खड़े होते हैं, आप उनसे कीमत का करके आप ले जाते हैं। तो द बहुत सारी चीज़ें थी उनकी ना, मुझे पियानो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं कहा पियानो लेकर जाऊँगी तो मेरा मियाँ तो मुझे पता नहीं क्या करेगा। तो एनीवेज़ तो मुझे ना एक बॉक्स नज़र आया, ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी रखने वाला एक बॉक्स नज़र आया। बहुत ही खूबसूरत बॉक्स था वो। तो जैसे आप उसको ढक्कन खोलते थे ना, व्हाटएवर यू कॉल दैट, बॉक्स को जब खोलते थे, तो उसमें से म्यूज़िक आने लगती थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा अल्लाह, मेरी ज्वेलरी जो होती है गोल्ड की, मैं इधर-उधर फेंकती रहती हूँ, तो इसी में बॉक्स में डाल दिया करूँगी। अच्छा, वो चुपके से लेके मैं आ गई। आई डिडन्ट टेल माय हस्बैंड अबाउट दैट। और अपनी ज्वेलरी मैंने उसमें बॉक्स में जितनी भी गोल्ड की छोटी-छोटी रिंग्स थी, चेन थी, उसमें डाल दी मैंने। तो अच्छा, जब मैं दूसरे दिन उठूँ तो वो जो ज्वेलरी बॉक्स मैं अपने रूम में रखती थी, ऑफ कोर्स ड्रेसिंग टेबल पे, तो वो मुझे मिले किचन के काउंटर से। दैट वाज़ प्रीटी स्ट्रेंज। मैंने कहा ये कहाँ से आए? अच्छा, अपने मियाँ से मैं कभी ना पूछूँ, वरना पूछेंगे नहीं कि तुमने कहाँ से लाया, क्यों लाया? तो क्योंकि ही इज़ बीन लिविंग हियर फॉरएवर, और हर किस्म के लोगों से इनका वो है। वो कहते थे कि देखो ये जो चीज़ें होती हैं, ये पोज़ेस्ड होती हैं। जिन लोगों की होती हैं उनकी बड़ी यादें होती हैं, मोमेंटो जिसको हम कहते हैं, उनकी रूह अटैच होती है इन चीज़ों से, इनको नहीं लाया करो। अच्छा, बहरहाल तो मैंने कहा छोड़ो, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ ली है और अल्लाह मियाँ हमारे मदद करे तो कुछ नहीं होता। लेकिन फिर ना जैसे मैं सो रही हूँ,
जब मेरे हस्बैंड होते थे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जब वो अपने जॉब पे हों तो जैसे अब मैं ना दोपहर में जैसे कभी जल्दी आ गई यूनिवर्सिटी से, तो काउच पे ही लेट के नैप लेने लगती थी ना, फिर अचानक मुझे ऐसा लगता था कि वो जो बॉक्स की आवाज़ आ रही है म्यूज़िक की, तो वो जब भी आती थी जब आप उसको खोलते थे। तो मैंने तो खोला नहीं है और आवाज़ कैसे आ रही है? तो जाके देखा तो वो खुला हुआ है और मेरी एक रिंग गायब है। और फिर मैं इतनी परेशान, अल्लाह मेरी गोल्ड की रिंग थी, कहाँ चली गई और किसने खोला इसको? फिर मैं वॉशरूम में गई तो हमारे जो सिंक के ऊपर है वो रिंग रखी हुई है वहाँ पे। फिर मतलब इस तरह के बड़े वाक़यात हुए, या तो फिर चीज़ें मेरी उसमें से ज्वेलरी गायब होना शुरू हो गई है, या तो वो चीज़ों की मतलब म्यूज़िक बजना शुरू हो जाती थी ऑटोमैटिकली उस म्यूज़िकल बॉक्स से। तो ख़ैर मुझे फिर डर लगा ना, मैंने कहा कि नहीं यार, जब वो सब कहते हैं, फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, मेरी एक अमेरिकन फ्रेंड है, तो वो थोड़ा मुझसे बड़ी है ना, तो वो ज़रा वो कहती है कि तुमने वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? मैंने उसको बताया कि आई गॉट इट फ्रॉम लिक्विडेशन एस्टेट सेल। कहती है, फेयर, आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट। तो यहाँ के कुछ जो क्रिश्चियन है ना, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा करते हैं। कहते तुम जाओ, इसको कहीं पे फेंक दो। तो डोंट अपने घर पे मत रखो, तुम उसको फेंक दो कहीं पे। फिर मैंने तो भैया उस बॉक्स को फिर अपनी सारी ज्वेलरी-वुलरी निकाल के, अब जो हमारे यहाँ पे ट्रैश कैन बड़े-बड़े होते हैं ना, उसमें डाल दिया। और फिर पता नहीं दूसरे दिन हमारा ट्रैश पिकर वाला आया, लेके चला गया। लेकिन वो अजीब-सी एक बात थी जो कि मैंने खुद विटनेस की है, कि बॉक्स का खुद से खुल के म्यूज़िक बजना है। और वो बॉक्स ऐसे होते हैं कि एक तो होता है जो आप उसको चाबी देते हैं तो वो म्यूज़िक बजती है। एक होता है जैसे आप उसका खोलेंगे तो वो म्यूज़िक बजना शुरू हो जाती है। तो फिर और स्पेशली जब मैं अकेली हूँ, नैप ले रही हूँ या मैं कहीं हूँ, तो म्यूज़िक बजती थी, यानी टू गेट माय अटेंशन। फिर मैं जाके देखूँ और उसका ढक्कन वाक़ई खुला होता था, और एक मेरी ज्वेलरी कभी चेन वहाँ से गायब होके कहीं और से मिल रही है, तो अजीब-सी बात थी। लेकिन इसके बाद भी ना, जो मैंने कहा ना कि मैं बाज़ नहीं आई, मैं ना जहाँ कोई एस्टेट सेल होता था मैं घुस जाती थी। वो सिर्फ़ देखने के लिए कि इन लोगों का सेटअप कैसा था, वो कैसे रहते थे, कितने ऑर्गेनाइज़ थे और क्या-क्या है। लेकिन छूती-वूती मैं किसी चीज़ को नहीं थी, और ना मैं कोई चीज़ वहाँ से बाय करती थी, और सख्ती से मना भी करते हैं। सो माय एडवाइस टू यू पीपल हू गो टू एस्टेट सेल, वहाँ से कभी कुछ ना लाएँ, क्योंकि उनकी जो जो डेथ पीपल जहाँ पे होते हैं ना, कहते हैं उनकी जो मेमोरीज़ अटैच हो जाती है उससे, वो इतने पॉसेसिव हो जाते हैं अपनी चीज़ के लिए, तो वो उनकी रूह उसी में अटकी रहती है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। हम तो खैर मुसलमान हैं, लेकिन मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया इस चीज़ का। एनीवेज़, तो ये 2 वाक़ये थे। इफ इट्स इंटरेस्टिंग फाइन, अगर आप लोग को पसंद आए तो शुक्रिया, नहीं कोई बात नहीं। एन्जॉय इट्स पर्टिकुलरली ये वाक़यात से ज़्यादा एक तजुर्बा था, एक एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया है। एंड इट्स अ मैसेज टू यू ऑल कि एस्टेट सेल पे कभी कुछ ना लें। होता है बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत चीज़ें, इवन अच्छे खूबसूरत फर्नीचर बहुत कम कीमत में वो लोग बेच रहे होते हैं, बिकॉज़ दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट। तो हम लोग लालच में आके ले आते हैं ना कि हाँ, ये कितना खूबसूरत, बताओ अभी भी होता है, और मैं जाती हूँ तो ऐसे दिल मचलता है मेरा कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग, कितनी खूबसूरत फर्नीचर, और इतने कम कीमत पे, तो आपका दिल चाहता है कि ना, और वो चीज़ें आपको आई स्वेयर टू गॉड वो आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं, बुलाती हैं कि हमें ना जैसे ले जाओ। जैसे मैंने बताया, मैं एक और एस्टेट सेल का मैं गई थी, तो इतनी खूबसूरत वो डॉल थी रशियन, इतनी प्यारी लग रहा था कि वो ब्लू आइज़ और बिल्कुल अच्छी खासी हाइट की। मैंने कहा नहीं भई, डॉल्स में तो वैसे ही मशहूर है कि कुछ ना कुछ होता है तो। एनीवेज़, तो ये तो 2 वाक़ये थे, मैंने कहा आप लोग से शेयर करूँ। चलिए खुश रहिए, अल्लाह ताला सबकी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।